हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, कहाँ पर पाए जाते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फिर वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि क्रोमैटिन जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, और थॉमस हंट मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो वर्ड क्रोमोसोम है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर, और सोमा जिसका मतलब होता है बॉडी। तो अगर लिटरल मीनिंग देखें हम क्रोमोसोम की, तो उसका मतलब होता है कलरफुल बॉडीज। अब मन में बात आएगी कि क्रोमोसोम होता क्या है। तो क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन का ही एक कंडेंस्ड फॉर्म है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जो कि हमें पता है कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और जो क्रोमोसोम है वो डीएनए का ही कंडेंस्ड फॉर्म है, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा ही। अब डिस्कवरी की बात करते हैं कि डिस्कवरी का क्रेडिट दो साइंटिस्ट को जाता है। पहले थे वॉल्टर फ्लेमिंग। वॉल्टर फ्लेमिंग जो थे वो सेल डिवीज़न पे स्टडी कर रहे थे, और जब इनकी स्टडी चल रही थी तो इन्होंने सेल्स को लिया और एनिलीन डाई से स्टेन कर दिया। इन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में कि इनको कुछ कलरफुल बॉडीज़ दिखाई पड़ रही थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये कलरफुल बॉडीज़ असल में थी क्या। फिर दूसरे साइंटिस्ट थे हेनरिक विल्हेम गॉटफ्राइड वॉन वॉल्डियर हार्ट्स। कुछ किताबों में इनका नाम हैंस वॉल्डियर भी दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम के टर्म की डिस्कवरी करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम को डिस्कवर किसने किया था, तो वहां पे वॉल्टर फ्लेमिंग का नाम आएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्रोमोसोम का टर्म किसने डिस्कवर किया था, तो वो हेनरिक विल्हेम गॉटफ्राइड वॉन वॉल्डियर या हैंस वॉल्डियर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स की लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सेल्स हमको पता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक, अब अगर हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में ही पाए जाएंगे। अब आता है डिफरेंस। हमें जानना है कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और जीन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ होता भी है या नहीं डिफरेंस होता है। तो ये बात कर लेते हैं कि क्रोमैटिन के बारे में अगर हम बात करें तो क्रोमैटिन इज द अनकॉइल्ड लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म था, क्रोमैटिन इज अनकॉइल्ड एंड लेस कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। इट इज फाउंड इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल्स में मिल रहे थे, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स में है। इट अपीयर्स एज थ्रेड लाइक और टैंगल्ड मास। ये थ्रेड लाइक होते हैं या फिर टैंगल्ड मास होता है। और क्रोमैटिन एग्जिस्ट इन इंटरफेस। इंटरफेस क्या होती है? इंटरफेस वो फेज होती है जहाँ पे सेल को प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि वो डिवीजन के लिए आगे फर्दर प्रोसीड कर सके। इंटरफेस में G1S G2 फेजेस आती। ठीक है, अब अगर हम इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेल है। ठीक, और इस सेल में हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ये ऐसे न्यूक्लियस मान लेते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं। ठीक, और इसी न्यूक्लियस में कुछ ऐसा टैंगल्ड मास प्रेजेंट होगा। ठीक, और न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो टैंगल्ड मास है इसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये जो टैंगल्ड मास है इसी को ही हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, और यही आगे कंडेंस होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रोमैटिन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रोमैटिन कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्रोमैटिन दो टाइप्स के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन क्या होते हैं? ये लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब लूजली पैक्ड होते हैं तो ये लेस डेंस होंगे।
अब अगर ये लेस डेंस हैं तो इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये एक्टिव होते हैं किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। और अगर ट्रांसक्रिप्शन में एक्टिव हो रहे हैं और जब इनको स्टेन किया जाता है तो ये थोड़ा सा लाइट स्टेन देते हैं। लाइट स्टेन का मतलब है कि स्टेनिंग करी जाती है तो ये स्टेन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और अगर टाइटली पैक्ड हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये डेंस होंगे, और अगर डेंस हैं तो इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा तो ये इनएक्टिव होंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और अगर इनएक्टिव हैं और क्योंकि डेंस हैं और इनको स्टेन किया जाएगा तो ये डार्कर स्टेन देंगे। ठीक है, इतनी सी बात याद रखेंगे, ये डिफरेंस याद रखेंगे कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड एंड लेस कंडेंस्ड, इट इज़ एक्टिव इन जीन ट्रांसक्रिप्शन। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये सेंट्रल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका कोई भी सब टाइप नहीं होता है और अगर स्टेनिंग करी जाती है तो ये लाइट स्टेन देता है। वहीं पे अगर हम हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये टाइटली पैक्ड होता है और मोस्टली इनएक्टिव होता है, कंप्लीटली नहीं लेकिन मोस्टली इनएक्टिव होगा। और ये कहाँ पे, पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस एंड अराउंड सेंट्रोमियर्स एंड टीलोमियर्स इसकी लोकेशन होती है। ये दो टाइप्स का होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन और फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। और जब इसको स्टेन किया जाता है तो ये डार्कर स्टेन देता है। ठीक सॉरी। अब क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। तो क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जो क्रोमैटिन था वो हमारा नॉन डिवाइडिंग सेल्स में था। अब जो हमारा क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है और ये सेल डिवीजन के ही टाइम पे हमको दिखता है। सेल डिवीजन का मतलब या तो माइटोसिस होगी या मियोसिस होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल क्रोमोसोम है। ठीक है, अक्सर हमने बुक्स में देखा होगा हमको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, वो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम है। अब इसकी जो ये आर्म है इसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। जो दोनों आर्म्स हैं इनको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। ये भी एक क्रोमैटिड है और ये भी एक क्रोमैटिड है। और ये दोनों जो क्रोमैटिड हैं ये सेंट्रोमियर का काम ये होता है कि ये दोनों क्रोमैटिड्स को ज्वाइन करके रखता है। ये सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर में एक स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर तो सेल डिवीज़न के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो यहीं पे ज्वाइन करते हैं आके सेंट्रोमियर पे। और फिर जब एनाफेज में जब स्प्लिटिंग होती है, जब मेटाफेज एनाफेज में जब क्रोमोसोम्स की स्प्लिटिंग होती है तो ये वहाँ पे फंक्शन होता है इसका। अब वही बात जो हमने करी कि ये सिंगल क्रोमोसोम है और ये जो है ये हमारा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि एस फेज़ में हमको पता है कि एस फेज़ में क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक ही क्रोमोसोम अगर है यहाँ पे, ये क्रोमोसोम की एक आर्म है, ये क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है, और ये दूसरे क्रोमोसोम की आर्म है, ये भी क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है। लेकिन जो ये दोनों क्रोमैटिड्स हैं, मतलब अलग-अलग क्रोमोसोम की जो एक आर्म है, इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोल देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, एक ही पेरेंट से है। ठीक, जीन के बारे में बात कर लेते हैं। जीन क्या होता है? जीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जीन का जो टर्म है वो विल्हेम जोहानसन ने क्वाइन किया था 1909 में। जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट एंड इट इज द हेरिडिटरी यूनिट। और अगर इसकी बात करें तो इट इज लोकेटेड एट अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। जीन जो होता है वो उसकी एक पोजीशन फिक्स होती है क्रोमोसोम पे और वो वहीं पे ही प्रेजेंट होता है। और ये जो फिक्स्ड पोजीशन होती है इसी को ही हम लोकस बोल देते हैं। तो अगर कोई ये पूछे कि लोकस क्या होता है
तो लोकस इज द फिक्स्ड पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक, अब इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन एंड फंक्शनल आरएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि भाई डीएनए से ही बना हुआ है, डीएनए का ही एक फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होंगे प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल को कोड करने के। अब ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब जीन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं कि ये एक अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, मान लेते हैं कि ये एक सेगमेंट है, ये किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, तो ये एक जीन होता है। और मान लेते हैं कि फिर ये इतना सेगमेंट किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा है, ठीक, फिर एक दूसरा सेगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी किसी चीज़ के लिए कोड कर रहा है, तो मान लेते हैं ये जीन ए है, ये जीन बी है। तो भाई एक ही क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग ये बात याद रखेंगे कि एक जीन के अलग अलग एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से इसके 4 टाइप्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। और वहीं पे अगर हम नंबर्स के बेसिस पे बात करें तो नंबर्स के बेसिस पे ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक एक करके इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है उसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल ही मिडिल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, और ये जो दोनों आर्म्स होती हैं ये इक्वल आर्म्स होती हैं, और इसी वजह से इसको मेटासेंट्रिक बोला जाता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि एक शॉर्ट आर्म होती है, एक हमारी शॉर्ट आर्म है, ठीक है। सेंट्रोमियर की जो पोजीशन होती है वो ऐसी होती है, स्लाइटली ऑफ द सेंटर होती है, जिससे एक शॉर्ट आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है, ठीक। अब ये जो शॉर्ट आर्म होती है इसको पी आर्म बोल देते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होती है इसको क्यू आर्म बोलते हैं। पी का मतलब होता है पेटिट, और क्यू का मतलब है क्यू क्यू यू ई यू ई, ठीक है। अब एक्रोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें सेंट्रोमियर फर्दर शिफ्ट होता है, और फर्दर जब शिफ्ट होगा तो एक आर्म और छोटी हो जाएगी और एक आर्म और लंबी हो जाएगी। मतलब क्या है कि इट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द टीलोमियर रीजन, और जो क्रोमोसोम का एंड होता है इसको हम टीलोमियर बोलते हैं। क्रोमोसोम का जो एंड होता है उसको हम टीलोमियर बोलते हैं। अब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में ये देखा गया कि इसके टीलोमेरिक रीजन पे अक्सर कुछ एक्सटेंशन पाए जाते हैं जिनको हम सैटेलाइट बोल देते हैं, ठीक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एंड पे पहुंच जाता है, आर्म के एंड पे, और वहां पर सिर्फ 2 ही आर्म्स हमें विजिबल होती हैं, तो उसको हम टीलोसेंट्रिक बोल देते हैं। अब अगर हम नंबर्स के बेसिस पे बात करें, वैसे तो अगर आप रिप्रोडक्शन वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर्स के बेसिस पे क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो नॉन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर मेल और फीमेल है तो दोनों में ही सेम प्रेजेंट होते हैं। और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स, ह्यूमंस में 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो जेंडर डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ह्यूमंस में या तो एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं या तो एक्स वाई प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि एक्स एक्स जो है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है और एक्स वाई जो है वो मेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे कैरियोटाइप की बात कर लेते हैं कि अब अगर हमें ये पता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल में इतने क्रोमोसोम है और हमको उसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, द कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इज अरेंज्ड एंड डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड नंबर। कि हम क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, उसके हम सेट बना लेंगे और उसकी नंबरिंग कर देंगे, और उसको नंबर और उसके साइज और शेप के हिसाब से हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। अगर हम इन्हीं क्रोमोसोम्स को स्टेन कर दें और उसकी फोटोग्राफ ले लें और उसको पेयर में
अरेंज कर दें तो वो हमारा कैरियोग्राम हो जाएगा। कैरियोग्राम क्या है? क्रोमोसोम्स आर स्टेन्ड, फोटोग्राफ्ड एंड अरेंज्ड इन पेयर्स टू फॉर्म अ कैरियोग्राम। और क्रोमोसोम्स क्या है? हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। एक बात की बात और कर लेते हैं यहाँ पे कि जो सेट्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में, नंबर ऑफ सेट्स जो होते हैं उसको हम प्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। प्लॉइडी का मतलब क्या है कि अगर एक सेट प्रेजेंट है तो उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं, दो सेट्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम डिप्लॉइड बोलेंगे, और अगर ऐसे ही तीन सेट प्रेजेंट है तो ट्रिप्लॉइड बोल देंगे। और पॉलीप्लॉइड भी एक एग्जांपल होता है। अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो ह्यूमन कैरियोटाइप हमें पता है कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और उन्हीं क्रोमोसोम्स को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इनके शेप और साइज के हिसाब से इनको अरेंज कर लिया गया है, और अरेंज करके इनका ये रिप्रेजेंटेशन किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। लेकिन जो हमारा 23rd पेयर है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स और वाई जो है, वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा सा है, और वहीं पे फीमेल में जो एक्स एक्स प्रेजेंट होता है वो दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये एक रिप्रेजेंटेशन है कैरियोटाइप का। अब एक बात और आती है कि सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? दीज आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ क्रोमोसोम formed during the DNA replication. They are joined together at the centromere and are not from different parents. मतलब क्या है कि एक ही पेरेंट्स से आएंगे, और ये आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन के टाइम पे जो फॉर्म होते हैं, और ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं ये दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। दे हैव सेम जीन्स बट में कैरी डिफरेंट एलील्स, ठीक है। कि एक ही क्रोमोसोम है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, और ये वाला क्रोमोसोम जो है वो हमें फादर से मिला है, और ये वाला क्रोमोसोम मदर से मिला है। अब कहेंगे ये फादर और मदर से कैसे मिला है? तो जब प्रोजनी बनती है तो हमें पता है कि आधे क्रोमोसोम्स फादर से आते हैं 23, और आधे क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं 23, और 23 मिल के 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो उसी बेसिस पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, और एक ये मदर से है और एक फादर से है। और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस हैं। ये दोनों ही क्रोमोसोम्स हमारे पास होमोलॉगस हैं। और अब इसमें क्या हो सकता है कि जीन्स तो सेम प्रेजेंट होंगे लेकिन एलील्स डिफरेंट हो सकते हैं। हमने जब हम एलील्स की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे बात करी थी कि एक जीन के कई सारे एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में एक टाइम पे दो से ज़्यादा एलील्स डिफरेंट एलील्स नहीं प्रेजेंट होंगे एक ही जीन के, ठीक। तो वही वाली बात है यहाँ पे। और जब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, एस फेज में इसका डुप्लीकेशन हो जाएगा, और तो डुप्लीकेशन होने के बाद क्या, ये क्रोमोसोम्स हमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे, और ये दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अब अगर समझने के हिसाब से आप देखें तो ये फिगर से आप समझ सकते हैं कि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जीन प्रेजेंट है, और एक क्रोमोसोम्स पे डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, और ये रेसेसिव एलील है इसका। और दूसरे वाले में क्या है, ये तो रेसेसिव एलील्स प्रेजेंट है और ये डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ठीक। और लोकस की हमने बात करी कि स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। और ये दोनों जो है देखिए होमोलॉगस क्रोमोसोम है। और यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स की भी हमने बात करी कि एक ही क्रोमोसोम, एक ही पेरेंट से जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा तो उसकी जो कॉपीज बनेंगी उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
It was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri in early 20th century। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि genes are located on the chromosomes, chromosomes are inherited in pairs। और ये जो थ्योरी थी ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सपोर्ट करती थी। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट करते हैं। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये बताई थी कि द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन्स। अब इसका क्या मतलब है? तो देखो, अगर हमें पता है कि क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट हैं, तो अगर क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होंगे अलग अलग सेल्स में, तो जीन्स भी तो सेग्रीगेट होंगे साथ में। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। और इन्होंने एक बात ये भी बताई कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स। वही जो बात हमने करी कि अगर क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होंगे तो वहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो भी तो सेग्रीगेट करेंगे। वही बात यहाँ पर ये बताई गई है। और एक बात इन्होंने ये भी बताई कि क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। अब मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई होती है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और सबसे बड़ी बात यही आती है कि ये सवाल आता है कि उन्होंने ये चूज़ क्यों किया? क्योंकि इट रिप्रोड्यूस क्विकली। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी रिप्रोड्यूस कर रहा है और लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी जनरेट कर रहा है तो स्टडी करने में आसानी हो जाती है। दे हैव मैनी ऑफ स्प्रिंग्स एंड दे हैव ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स ही 4 हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी स्टडी समझने में कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने असल में क्या किया, इन्होंने 2 ट्रेट लिए। एक रेड आई ट्रेट लिया जो कि वाइल्ड टाइप था। वाइल्ड टाइप का मतलब जो नॉर्मल कलर था वो रेड आइज़ का था। और उन्होंने ये देखा कि इसमें एक म्यूटेशन आ रहा है आँखों के कलर में, कि उनको एक म्यूटेंट मिला जो कि वाइट टाइप का था, ठीक है? और उन्होंने उसका क्रॉस करवा दिया। तो ऐसे समझते हैं, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर एक्स एक्स है तो वो फीमेल है और एक्स वाई है तो वो मेल है, ठीक। और बाकी की कहानी की बात हम अब करेंगे। इसमें क्या बताया गया इन्होंने कि इट वॉज द फर्स्ट क्लियर एविडेंस ऑफ अ जीन बीइंग एसोसिएटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम। इन्होंने ये बताया, ये एक पहला ऐसा एविडेंस था जिसमें ये पता चला कि एक जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक है। वो कैसे लिंक है? तो अगर ये हमारे पेरेंट हैं, अगर ये पेरेंट्स हैं हमारे पास में और इनका अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो अगर अब इसको क्रॉस करवाने के 2 तरीके हैं। या तो ये ऐसे हम बना लें, ये थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं। एक स्क्वायर बना लेंगे और उससे समझने में हमको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो देखो क्या होगा कि अगर हमने ये पेरेंट ले लिया एक्स, ये जो कैपिटल आर है ये जो जीन है उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसका एलील है, उसको डिनोट किया गया है कि कैपिटल आर प्रेजेंट है। और यहाँ पे उस एक्स के ऊपर मेल में स्मॉल आर एलील प्रेजेंट है, ठीक। अब इसका क्रॉस करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर एक्स एक्स तो बन रहा है, लेकिन साथ में जो एलील्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक। तो कैपिटल आर और वाई, ठीक। F1 जनरेशन है ये। अब F1 जनरेशन में हमको क्या मिला कि 50% फीमेल्स मिली, 50% फीमेल्स हैं और 50% मेल्स हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, क्योंकि R जो है, कैपिटल R जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हमको सब में 100% प्रोजनी में हमको रेड आई कलर मिला, क्योंकि सब में डोमिनेंट कलर प्रेजेंट था। अब F2 जनरेशन में इन्होंने क्या किया
F1 जनरेशन में देखिए, F1 जनरेशन में याद रखेंगे कि हमको जो फीमेल मिल रही है वो हेटेरोजाइगस है और जो मेल है उसमें सिर्फ कैपिटल आर प्रेजेंट है। तो अगर हम F2 जनरेशन में अगर हम ले लें, F2 जनरेशन में अगर हम इनका क्रॉस करवा दें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये हमारी फीमेल हो गई, और इसका क्रॉस अगर होता है, ठीक, फिर से हम एक स्क्वायर बना के समझ लेते हैं कैसे होगा। तो कैपिटल एक्स, ठीक है, ये एक पेरेंट हो गया और एक ये पेरेंट हो गए। तो अब ये यहाँ पे देखा जाएगा तो ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई, लेकिन इसमें भी रेड कलर आएगा। यहाँ पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। तो अब यहाँ क्या देखने को मिला कि 3 जो प्रोजनी थी उनमें तो रेड कलर मिला, आई का रेड कलर आई मिली, लेकिन जो एक प्रोजनी थी उसमें क्या था, उसमें वाइट टाइप मिला, वाइट आई मिली। और इसमें भी जो मेल्स थे वो 50% मेल्स में 50% मेल जो थे, 50% मेल्स जो थे वो रेड आई थी उनकी, और 50% मेल्स की वाइट आई थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो उन्होंने यही बताया कि इट वॉज मॉर्गन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज दैट सम ट्रेड्स आर कैरीड ऑन एक्स क्रोमोसोम। हमने देखा कि कुछ ट्रेड जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे कैरी हो रहे हैं, और इनकी ये जो थ्योरी थी, इसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को कंफर्म किया कि उन्होंने वहां पे सही बातें बताई थी। इन्होंने जीन के लिंकेज की भी बात बताई कि जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर ऑन सेम क्रोमोसोम टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, अ फिनोमेनन नोन एज जीन लिंकेज। लिंकेज के बारे में आने वाली वीडियोस में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसलिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और डेवलपमेंट ऑफ जीन मैपिंग शोइंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, जीन जेनेटिक मैपिंग की भी बात हम लिंकेज का टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। ठीक, Morgan's work with Drosophila melanogaster laid the foundation for modern genetics and it earned him Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1933। थॉमस हंट मॉर्गन को अपने इस काम के लिए उनको 1933 में नोबेल प्राइज मिला था। और जो फ्रूट फ्लाई है वो आज भी एक की मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस पे वर्क करना बहुत आसान है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ पे पाए जाते हैं, और या फिर हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में भी बात करी, और फिर हमने थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को भी देखा। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।